Hello everyone. So today I'm going to start with another topic of Specific Relief Act 1963, and our today's topic is suit by person dispossessed from immovable property. So अगर हम सेक्शन 6 देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इसके पीछे, इसको इनेक्ट करने के पीछे लेजिस्लेचर के एक पर्टिकुलर इंटेंशन थी। वो पर्टिकुलर इंटेंशन क्या थी कि ताकि लोगों को लॉ को अपने हाथों में लेने से रोका जा सके, सो दैट पीपल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग लॉ इनटू देयर हैंड्स। सो सेक्शन 6 का मेन पर्पस था टू encourage people to take lawful actions against the dispossessor, ताकि आप एक लॉफुल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर कर सकें। या फोर्सफुली पोजेशन ना रिकवर करें, इसको प्रमोट करने के लिए सेक्शन 6 बनाया गया। तो सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो वो सेक्शन 6 के अंदर सूट फाइल करके उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर कर सकता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया पहला, क्या हर इंसान अगर किसी को डिस्पोजेस कर दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है अंडर सेक्शन 6? तो ऐसे तो कई लॉफुल पर्पस से भी डिस्पोजेस करे जाते हैं, कोर्ट की डिक्री से भी कईयों को डिस्पोजेस करा जाता है। क्या वो पर्सन भी सेक्शन 6 के अंदर अपना पोजेशन रिकवर कर सकते हैं? पोजेशन रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमें सेक्शन 6 की प्रोविजन में मिल जाता है। सेक्शन 6 कहता है कि एनी पर्सन हु इज डिस्पोजेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट। सो पहला पर्सन जो सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6, उसका पहला इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 6 का? पर्सन मस्ट बी डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मर्जी के बिना उसको डिस्पोजेस करा गया। एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है? बाय अदर मीन्स अदर देन द ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स मतलब कि उसे लॉफुल प्रोसीजर से डिस्पोजेस नहीं करा गया, उसे अनऑथोराइज तरीके से डिस्पोजेस करा गया है। वो फ्रॉड से भी हो सकता है, बाय फोर्स भी हो सकता है, किसी भी तरीके से पर्सन को डिस्पोजेस करा गया है। पहला इंग्रेडिएंट हमारे पास सेक्शन 6 का क्या आया? द पर्सन इज डिस्पोजेस्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट एंड बाय अदर मीन्स अदर देन द लॉफुल प्रोसीजर। उसे लॉफुल प्रोसीजर से डिस्पोजेस नहीं करा गया, उसे बाय अदर मीन्स करा गया है, चाहे बाय फोर्स करा गया है, चाहे बाय फ्रॉड करा गया है। तो ये दो पहली कंडीशंस आ गई। उसके बाद कहा गया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी क्वेश्चन टू टाइटल, कि सेक्शन 6 में कोई भी टाइटल का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव करना है कि आप पोजेशन में थे, आप सेटल्ड पोजेशन में थे और आपको डिस्पोजेस करा गया विदाउट योर कंसेंट एंड बाय अनलॉफुल वेज। ठीक है जी। और आपको ये सूट लिमिटेशन पीरियड कितना है? 6 मंथ्स का, जो कि सेक्शन 6 में ही बताया गया। आप विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन सेक्शन 6 के अंदर सूट फाइल कर सकते हो टू रिकवर पोजेशन। ठीक है जी। चलो, अब हमारे पास क्या आया कि किसी पर्सन को उसकी कंसेंट के बिना, पहला, एंड बाय अनलॉफुल वे उसे डिस्पोजेस करा गया, तो वो पर्सन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6 टू रिकवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इसके अलावा सेक्शन 6 में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने देखने हैं। सेक्शन 6 में आप सूट
हर किसी पर्सन के अगेंस्ट लेके आ सकते हो, अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन। आप सेक्शन 6 का जो सूट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। ये अनदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 6 का। उसके बाद एक और सेक्शन 6 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो भी डिसीजन होएगा सेक्शन 6 के अंदर जो सूट फाइल करा है आपने, उसका डिसीजन जो है फाइनल होएगा। आप उसके अगेंस्ट कोई रिव्यू या अपील नहीं फाइल कर सकते। ठीक है जी। लिमिटेशन पीरियड कितना है? 6 मंथ्स सेक्शन 6 का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सेक्शन 6 का सूट फाइल नहीं कर सकते। सेकंड, सेक्शन 6 का जो सूट है वो समरी सूट है, एक समरी रेमेडी है, फुल प्लेज सूट नहीं है। ठीक है जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 6 का जो भी डिसीजन आएगा आप उसके अगेंस्ट अपील या रिव्यू एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। चलो, अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ कौन कौन से पर्सन सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6। तो उसका 2018 में स्पेसिफिक डिफेक्ट में अमेंडमेंट आई, उसमें काफी व्यू पॉइंट चेंज कर दिया गया सेक्शन 6 का। पहले सेक्शन 6 में सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन डिस्पोजेस होता था वो ही सूट फाइल कर सकता था, जो उसके जो लीगल हेयर्स होते थे वो सूट फाइल कर सकते थे अंडर सेक्शन 6। लेकिन 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको पता है बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है। तो उसमें एक अमेंडमेंट सेक्शन 6 में भी फाइल करी, अपने में करी गई, अमेंडमेंट करी गई है। तो मैं आपको सेक्शन 6 पहले रीड करके बता देता हूं कि सेक्शन 6 में क्या चेंजेस आए क्या है। तो अगर हम सेक्शन 6 की वर्डिंग देखें तो सेक्शन 6 की जो हेडिंग ही है वो क्या कहती है, सूट बाय पर्सन dispossessed of immovable property if any person is dispossessed। यहां पे any person है, कोई भी person जिसे dispossess करा गया। अगला पॉइंट क्या है, विदाउट his consent of immovable property otherwise than in due course of law। उसे lawful way से dispossess नहीं करा गया, by other unlawful way से dispossess करा गया है। he or any person through whom he has been in possession, through whom he has been in possession जो है वो 2018 की अमेंडमेंट के बाद ऐड करा गया कि जो पर्सन डिस्पोजेस करा गया है उसके बिहाफ पे वो बंदा भी सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6 जिसके थ्रू वो पोजेशन में था। ठीक है जी। चलो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रिंसिपल और एक मेरा एजेंट है, और जो मेरा एजेंट है मेरे थ्रू मेरी एक प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, वो मेरे थ्रू है। अब एजेंट को डिस्पोजेस कर दिया गया। अब यहां पे डिस्पोजेस्ड पर्सन कौन है? एजेंट। लेकिन एजेंट पोजेशन में किसके थ्रू है? मेरे थ्रू है। अब एजेंट को डिस्पोजेस करा गया है तो मैं सूट फाइल कर सकता हूं ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट। सूट फाइल कर सकते हैं द पर्सन हु कैन फाइल सूट अंडर सेक्शन 6। तो पहले पर्सन क्या है? द पर्सन हु इज डिस्पोजेस्ड। तो पहला पर्सन जो सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6 इज द पर्सन डिस्पोजेस्ड। सेकेंड कैटेगरी है पर्सन डिस्पोजेस्ड थ्रू whom he has been in possession। जो पर्सन है वो जिसके थ्रू पोजेशन में था वो सूट फाइल कर सकता है डिस्पोजेसर के बिहाफ पे। और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, टेनेंट है, मैं टेनेंट हूं, मेरे लीगल हेयर्स हैं, मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया तो मेरे जो लीगल हेयर्स है मेरे थ्रू सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6। तो ये 3 कैटेगरीज सूट फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 6। और उसके अलावा आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सेक्शन 6 के दिमाग में रखने हैं, वो क्या है? सेक्शन 6 का जो सूट है वो समरी रेमेडी है, समरी रिलीफ है फर्स्ट।
Other point you have to keep in mind is that the limitation period is 6 months from the date of dispossession. Other point is that you cannot file a suit to recover possession under section 6 against government. You can file suit under section 6 only against the private persons but not against the government. Second, सेक्शन 5 एंड 6 का जो रिलीफ है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सेक्शन 6 के अंदर सूट फाइल करा है सिर्फ पोजेशन के ऊपर, पोजेशन के बेसिस के ऊपर, तो अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता सेक्शन 6 के अंदर, आपको पोजेशन नहीं मिलता, देन यू आर नॉट बार्ड टू फाइल सूट अंडर सेक्शन 5 ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। अगर आपका सूट डिसमिस हो जाता है अंडर सेक्शन 6 जो कि सिर्फ और सिर्फ पोजेशन के ऊपर बेस्ड था, तो आपके ऊपर कोई बार नहीं है कि आप सेक्शन 5 के अंदर सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 5 का जो सूट फाइल होता है वो सूट फाइल होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। ये था हमारा आज का टॉपिक सेक्शन 6 का। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी मैं भूल गया, कि आप सेक्शन 6 के अंदर जो भी डिसीजन आएगा आप उसके अगेंस्ट कोई अपील या रिव्यू एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। ये कहाँ पे बता रखा है? ये क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 6 में बता रखा है। क्या कहता है? नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। अंडर दिस सेक्शन मीन सेक्शन 6, nor shall any review of any such order or decree shall be allowed। ना तो आप अपील फाइल कर सकते हो, ना ही सेक्शन 6 के अंदर जो भी ऑर्डर या डिक्री आएगी आप उसके अगेंस्ट रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट जो सेक्शन 6 का है वो कहता है, जो कि है क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। कहते कि आपका सेक्शन 6 का जो सूट है वो पोजेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आपका वो सूट बार हो जाता है, डिसमिस हो जाता है अंडर सेक्शन 6, तो आपको टाइटल के बेसिस के ऊपर सूट फाइल करने से कोई रोक नहीं सकता। आप टाइटल के बेसिस के ऊपर आप सूट फाइल कर सकते हो, जो कि सेक्शन 5 के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो। तो मैं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको एक डिफरेंस करवा देता हूँ कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 5, सेक्शन 6, किन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 का सूट होता है इज बेस्ड ऑन टाइटल, दैट कैन बी पोजेसरी टाइटल और ऑनरशिप। और सेक्शन 6 का जो सूट होता है ये सिर्फ आपका प्रीवियस पोजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। आपको क्या प्रूफ करना है कि आप सूट फाइल करने, जिस दिन आप सूट फाइल कर रहे हो उससे पहले 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिस्पोजेस करा गया। सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रूफ करना पड़ता है अगर आपको सेक्शन 6 का सूट फाइल करना है। सेक्शन 5 में आपको टाइटल एस्टैब्लिश करना पड़ता है अपना, चाहे वो आपका ऑनरशिप हो चाहे पोजेसरी टाइटल हो। लेकिन सेक्शन 6 के सूट के अंदर आपको कोई टाइटल एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 5 का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 12 साल का होता है। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 6 में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 6 मंथ्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। और इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? सेक्शन 5 में यू कैन फाइल सूट अगेंस्ट एनीवन, एनीवन मींस इंक्लूडेड द गवर्नमेंट। लेकिन सेक्शन 6 का सूट यू कैन नॉट फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 6 अगेंस्ट द गवर्नमेंट। You can file suit under section 6 only against the private persons but not against the government। उसके अलावा सेक्शन 5 के डिसीजन के ऑर्डर या डिक्री जो भी आता है आप उसके अगेंस्ट अपील या रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। बट अगेंस्ट इन केस ऑफ सेक्शन 6 यू कैन नॉट फाइल एनी अपील अगेंस्ट ऑर्डर और डिक्री अंडर सेक्शन 6, और ना ही आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। दूसरा जो डिफरेंस है
सेक्शन 5 का जो सूट है वो सीपीसी की प्रोविजंस के अंदर फुल प्लेज्ड सूट चलता है, लेकिन अगर हम सेक्शन 6 की बात करें, ये एक समरी रेमेडी है, ये फुल प्लेज्ड सूट नहीं चलता, ये एक समरी रेमेडी है। ये समरी रेमेडी की हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कौन कौन से पर्सन सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6 टू रिकवर पोजेशन। क्वेश्चन उठा, क्या ट्रेसपासर तो पोजेशन में होता है, अगर ट्रेसपासर को भी डिस्पोजेस कर दे बाय अनलॉफुल वे, वो सेक्शन 6 के अंदर सूट फाइल कर सकता है। तो क्वेश्चन आया कि अगर कोई सेटल्ड ट्रेसपासर है, जो ट्रेसपासर है ही और शी इज इन सेटल्ड पोजेशन, तो उसे अगर कोई डिस्पोजेस कर देता है तो सेटल्ड ट्रेसपासर कैन फाइल सूट अंडर सेक्शन 6 टू रिकवर पोजेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या एजेंट है या सर्वेंट है, सर्वेंट इज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑनर, or we can say that master dispossessed the servant from without his consent and by unlawful way, or we can say the forcibly। क्या अब सर्वेंट मास्टर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6 टू रिकवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? तो इसका आंसर है नो। व्हाई? इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जब सर्वेंट पोजेशन में होता है तो पोजेशन मास्टर का ही कंसिडर करा जाता है, सर्वेंट का पोजेशन नहीं कंसिडर करा जाता। वेदर सर्वेंट इज इन पोजेशन, द लीगल पोजेशन इज इन द हैंड ऑफ सर्वेंट, सॉरी मास्टर, नॉट द सर्वेंट। क्योंकि हमने सेक्शन 6 का सूट फाइल करने के लिए लॉफुल पोजेशन देखना है, जुरिडिकल पोजेशन देखना है, एक्चुअल पोजेशन नहीं देखना। ये जुरिडिकल पोजेशन और एक्चुअल पोजेशन हम करेंगे एडवर्स पोजेशन वाली वीडियो में। एडवर्स पोजेशन, इसके बाद मैं एडवर्स पोजेशन का ही जो लेक्चर है वो अपलोड करूंगा। एडवर्स पोजेशन में हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। सो ये था हमारा सेक्शन 6 का सूट, जो कि जिसकी हेडिंग क्या है, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।